हमारी दुनिया बेहद ही अजीब और गरीब लोगों से भरी हुई है। हम जानते हैं कि हर इंसान का अपना एक अलग व्यक्तित्व होता है। जैसे कि किसी को एडवेंचर पसंद होता है तो किसी को चैन से अपने बिस्तर पर सोना पसंद होता है। ऐसे ही लोगों के अलग अलग शौक और पसंद होती है जो मिलकर एक इंसान की पर्सनैलिटी बनाते हैं, यानी कि इंसान की शख्सियत बनाते हैं। लेकिन कुछ लोगों की शख्सियत सबसे हटकर होती है और बड़ी अजीब भी होती है, जो कई बार समाज में रहने वाले लोगों के लिए घातक साबित होती है। ऐसी ही अजीब और गरीब शख्सियत का मालिक था हमारा जो बॉल, जिसका पूरा नाम था जोसेफ डगलस बॉल, जिसको लोग प्यार से जो बॉल कहकर पुकारते थे। लेकिन हमारे जो बॉल ने अपनी जिंदगी में ऐसे काट किए थे कि उसका नाम अमेरिका के टेक्सास की लोक कथाओं में हमेशा के लिए अमर हो गया। मैं सुनाऊंगा आपको जो बॉल की पूरी कहानी, लेकिन उससे पहले हेलो एवरीवन, मेरा नाम है फैज और आप देख रहे हैं इन्वेस्टिगेटिव क्रिएचर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें। अब बढ़ते हैं अपनी केस स्टडी की तरफ। जो बॉल एक अमेरिकन कातिल और एक सस्पेक्टेड सीरियल किलर था। यहाँ पर सस्पेक्टेड इसलिए कहा क्योंकि अभी भी उसके द्वारा किए गए कत्ल उसके ऊपर साबित नहीं हो पाए हैं। एटलीस्ट उसके जीते जी तो कभी साबित नहीं हो पाए। उसका कत्ल करने का तरीका बहुत ही सिंपल था और कत्ल करने के बाद लाश को ठिकाने लगाने का तरीका उससे भी सिंपल था। लेकिन लाश को ठिकाने लगाने का तरीका अपने आप में इतना यूनिक जरूर था, जिसकी वजह से जो बॉल को अमेरिकन हिस्ट्री में कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि द बचर ऑफ एलमंडोर्फ, द एलिगेटर मैन और द ब्लू बर्ड। जो बॉल की ज्यादातर शिकार औरतें और लड़कियां थीं। हालांकि उसने कुछ आदमियों को भी मारा था, लेकिन फिर भी औरतों की संख्या ज्यादा थी। जो बॉल का जन्म 7 जनवरी 1896 को टेक्सास के एलमंडोर्फ शहर में हुआ था। जो के पिता का नाम था फ्रैंक और उसकी मां का नाम था एलिजाबेथ। जो फ्रैंक और एलिजाबेथ की दूसरी नंबर की औलाद था। जो का फैमिली ट्री भी काफी इंटरेस्टिंग है। जो बॉल जॉन हार्ट क्रेनशॉ का ग्रेट ग्रेट ग्रैंडसन था, यानी कि जॉन हार्ट के बेटे का बेटा। मतलब काफी कंफ्यूजिंग और लंबा रिश्ता है। लेकिन यहाँ पर जानने वाली बात यह है कि जॉन हार्ट क्रेनशॉ एक इलीगल स्लेव ट्रेडर, एक किडनैपर और एक इलीगल स्लेव ब्रीडर था। यानी कि जॉन हार्ट गलत तरीके से गुलामों की खरीद फरोख्त किया करता था। वो लोगों को किडनैप करके वसूली भी किया करता था और उसके पास जो गुलाम थे वो उनको बहुत ज़्यादा फोर्स किया करता था कि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करें, जिससे कि उसके पास गुलामों की संख्या बढ़ सके और वो उनको ऊंचे मुनाफे पर बेच सके। अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे जो के अंदर किसके गुण आए थे। जो का बचपन काफी सिंपल था, रुपयों की कोई कमी नहीं थी। उसके माँ बाप का रवैया भी उसके लिए काफी अच्छा था। जो अपने बचपन में ज्यादा किसी से कोई मतलब नहीं रखता था। वो अपने आप में ही रहने वाला बच्चा था, जो कभी कभार ही खेल कूद की किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया करता था। जो का ज्यादातर वक्त बाहर जंगल को एक्सप्लोर करने में बीतता था और वो अपने बचपन से ही फिशिंग का भी काफी शौक रखता था। उसके जो और भाई बहन थे वो अपनी कम्युनिटी में काफी जानी मानी फिगर थे, लेकिन जो का स्वभाव अपने भाई बहनों से बिल्कुल जुदा था। जो जब बड़ा हुआ तब उसको बंदूकों का शौक लग गया और वो रोजाना घंटों तक बंदूक से शूटिंग की प्रैक्टिस करता था और इसी प्रैक्टिस ने उसका निशाना अचूक बना दिया था। जुलाई 2002 में टेक्सास मंथली मैगजीन में दिए गए अपने इंटरव्यू में जो बॉल के भतीजे बकी बॉल ने बताया कि मेरे अंकल टेलीफोन लाइन पर बैठी चिड़िया को अपनी मॉडल ए4 कार के बम्पर पर बैठकर मार दिया करते थे। मतलब आप कुछ सोच सकते हैं कि जो बॉल का निशाना कितना ज्यादा परफेक्ट था। ये सब तो रही जो बॉल की जिंदगी से जुड़ी कुछ बातें, लेकिन अब आते हैं उसकी असल कहानी पर। 6 अप्रैल 1917 में अमेरिका ने ऑफिशियली जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी थी और जो बॉल अमेरिकन आर्मी में भर्ती हो गया था। जो को लड़ने के लिए यूरोप भेजा गया था। वहां पर वो 2 साल रहा और बाद में साल 1919 में उसको आर्मी से ऑनरेबल डिस्चार्ज मिल गया। हालांकि युद्ध में उसने क्या किया, कितनों को मारा, इसका कोई लेखा जोखा अब मौजूद नहीं है। आर्मी से डिस्चार्ज के बाद जो ने अपने होम टाउन एलमंडोर्फ में हमेशा के लिए आ गया। जो शुरुआत में तो अपने पिता फ्रैंक के साथ उनके बिजनेस में हाथ बटाता था, लेकिन बाद में उसने अपने पिता का बिजनेस छोड़ दिया और अपनी साधारण जिंदगी जीने के लिए आगे बढ़ गया। अब उसको अपने पिता से थोड़ा बहुत बिजनेस चलाने का ज्ञान तो मिल चुका था, इसलिए जो ने सोचा कि चलो अपना कोई बिजनेस खड़ा करते हैं। जो अपने नए बिजनेस के प्लान के बारे में सोच ही रहा था, लेकिन उसी दौरान टेक्सास में सरकार की तरफ से शराब बेचना और खरीदना इलीगल कर दिया गया। यानी कि अब शराब किसी भी तरह से मार्केट में नहीं मिल रही थी। अब आप लोग तो अच्छे से जानते ही हैं कि जो लोग शराब पीने के आदी होते हैं उनको किसी भी कीमत पर शराब चाहिए होती है, चाहे उसके लिए उनको कितनी भी बड़ी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। और इसी आपदा को जो बॉल ने अपने लिए अवसर में बदल दिया। जो वैसे भी कोई नया बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच ही रहा था, तो उसने सोचा कि क्यों ना शराबियों को इलीगल तरीके से शराब बेची जाए और वो भी ऊंची कीमतों पर। ये बिजनेस रिस्की तो जरूर था, लेकिन जो को ये बिजनेस करने में बहुत मजा आता था। जो अपनी मॉडल ए4 कार के अंदर एक 50 गैलन का बैरल रख लिया करता था और उस बैरल में शराब भर लिया करता था और पूरी एरिया में घूम घूम कर शराबियों को विस्की बेचा करता था।
उसका ये धंधा बहुत बढ़िया चल रहा था। उसने इस बिजनेस से खूब रुपये भी छापे और एक वक्त ऐसा आया कि उससे ये बिजनेस अकेले नहीं संभाला जा रहा था। इसलिए उसने अपने काम को संभालने के लिए एक हेल्पर के रूप में क्लिफ्टन विलर नाम के एक अफ्रीकन अमेरिकन आदमी को नौकरी पर रख लिया। अब दोनों मिलकर धंधे को एक नया आयाम देने में लग गए। जो और क्लिफ्टन दोनों मिलकर खूब अवैध शराब बेच रहे थे और दबा के नोट भी छाप रहे थे। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब टेक्सास में शराब पर लगा बैन हट गया और अब शराब पूरी तरह से लीगलाइज हो गई थी। इसकी वजह से जो के अवैध शराब के बिजनेस को एक बहुत बड़े सेटबैक का सामना करना पड़ा, क्योंकि अब उससे कोई ऊंचे दामों पर विस्की नहीं खरीदने वाला था। अब विस्की बहुत इजीली मार्केट में उपलब्ध थी। लेकिन इस सेटबैक से जो पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला था। वो पहले से बियर और शराब के बिजनेस के बारे में अच्छी खासी जानकारी रखता था, इसलिए उसने शहर के बाहर एक जमीन का टुकड़ा खरीदा जिसको आज की तारीख में हाईवे 181 के नाम से जाना जाता है। वहां पर उसने अपने एक सलून खोला। ये कोई बाल कटवाने वाला सलून नहीं था, बल्कि इस सलून में उसने एक टैवर्न खोला था। टैवर्न उस जगह को बोला जाता है जहाँ पर आने वाले लोगों को शराब या फिर बियर सर्व की जाती है, और उस सलून का नाम था सोशेबल इन। इस सलून के फ्रंट पर एक बार था जिसमें एक पियानो और उसी बार में एक रूम था जिसमें टेबल्स पड़ी हुई थी जिन पर बैठकर लोग शराब पिया करते थे। वहीं सैलून के पीछे की तरफ 2 रूम थे। अक्सर उसके सैलून पर मुर्गों की फाइट करवाई जाती थी जिस पर लोग सट्टा लगाया करते थे, जिसमें से कमीशन का एक हिस्सा जो को भी मिला करता था। सैलून में आने वाला कोई भी शख्स जो वॉल से बिल्कुल भी नहीं उलझना चाहता था, क्योंकि पूरे शहर में सब जानते थे कि जो सन की है और ये किसी के साथ कुछ भी कर सकता है। जो ने सोचा कि और ज्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ हटकर करना चाहिए, इसलिए उसके दिमाग में एक बड़ा ही अजीब सा आइडिया आया। जो ने अपने सैलून के पीछे खाली पड़े ग्राउंड में एक बहुत बड़ा सा गड्ढा खोदा और उस गड्ढे की फिनिशिंग सीमेंट से करी। उस गड्ढे में उससे पानी भरा और उस गड्ढे के चारों ओर उसने 10 फुट ऊंची फेंसिंग कर दी। अब आप सब ये सोच रहे होंगे कि उसने ये सब किस लिए किया होगा, तो अब आप जान लीजिए। उस पूल में उसने 5 मगरमच्छ रखे थे, जिसमें से एक मगरमच्छ बहुत बड़ा था और बाकी 4 मगरमच्छ कुछ छोटे थे। मतलब यार, अपने बैक यार्ड में कौन भला मगरमच्छ पालता है? ये तो सच में आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट बात है। मगर जो का ये आइडिया काम कर गया और उसके इन पेट क्रोकोडाइल्स को देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। और जब भीड़ आई तो उसका ये लिकर सैलून भी खूब अच्छे से चलने लगा। लेकिन जो लोगों को सिर्फ मगरमच्छ नहीं दिखाया करता था, बल्कि वो इससे बढ़कर भी इस लाइव शो में कुछ किया करता था। जो उन मगरमच्छों को लोगों के सामने जिंदा जानवर खिलाया करता था। वो हर उस जिंदा चीज को उन मगरमच्छों को खिला दिया करता था जिसको वो अपने हाथों से पकड़ सकता था। वो उन मगरमच्छों को जिंदा रकून, बिल्लियां, कुत्ते और दूसरे जानवर लोगों की भीड़ के सामने खिलाया करता था, जिससे वहां पर बैठे लोग बहुत ज्यादा खुश हुआ करते थे। उन लोगों को ये सब बकवास देकर बहुत ज्यादा थ्रिल मिला करता था। मतलब मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि इन मासूम जानवरों को तड़पता देखकर कोई कैसे खुशी महसूस कर सकता है। ये तो आदिम मानसिकता से भी परे की चीज है। खैर, जो कि इस सैलून में मगरमच्छों के अलावा भी एक ऐसी चीज थी जिसको देखने के लिए लोग आया करते थे, और वो थी कम उम्र की जवान लड़कियां, जिनको जो वॉल वेट्रेस के रूप में सैलून के कस्टमर्स को शराब सर्व करने के लिए नौकरी पर रखा करता था। और अब इस मोमेंट पर आप सब समझ ही गए होंगे कि वहाँ पर दूसरी किस चीज़ के लिए कस्टमर्स आया करते थे। लेकिन इनमें से कोई भी लड़की उसके यहाँ ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकती थी। अचानक ही हर लड़की बस गायब हो जाया करती थी। और जब जो से इस बारे में पूछा जाता था कि पिछली लड़की कहाँ गई, तो जो कहता था कि वो किसी पैसे वाले लड़के के साथ भाग गई है, या फिर वो विशेष लड़की किसी दूसरी जगह पर नौकरी करने के लिए चली गई है जहाँ पर उसको ज़्यादा पैसे मिलते हैं। लोग भी सोचते थे कि हाँ, ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये सब कुछ होना बिल्कुल नॉर्मल था। हर बिजनेस में काम करने वाले आते हैं और जाते हैं, इसमें कोई शक करने वाली बात ही नहीं है। साल 1934 में जो को मिनी गॉटहार्ड नाम की लड़की से प्यार हो गया, जिसको सब बिग मिनी के नाम से भी जानते थे। जो के सैलून में एक वेट्रेस के रूप में मिनी काम करती थी। लेकिन जो के कस्टमर्स और उसके दोस्त मिनी को कोई खास ज्यादा पसंद नहीं करते थे। लेकिन इसके बावजूद भी जो मिनी से बहुत ज्यादा प्यार करता था और दोनों मिलकर अब सैलून चलाने लगे थे। सब कुछ दोनों के बीच बढ़िया ही चल रहा था। लेकिन एक दिन जो का दिल सैलून में काम करने वाली दूसरी लड़की पर आ गया, जिसका नाम था डोलोरेस। डोलोरेस बेहद जवान और खूबसूरत लड़की थी, और सबसे ज्यादा मजे की बात यह थी कि एक बार जो ने डोलोरेस के चेहरे पर एक कांच की बोतल फेंक कर मारी थी, जिसकी वजह से उसकी आंख से लेकर गले तक एक बड़ा भद्दा सा निशान बन गया था। लेकिन इन सब के बावजूद डोलोरेस जो के प्यार में बिल्कुल पागल थी। मतलब पता नहीं ऐसे कौन से हीरे उसमें जड़े थे जो लड़कियां उस पर इतना ज्यादा मरती थी। बहरहाल, जो की लाइफ मस्त चल रही थी। एक तरफ मिनी और एक तरफ डोलोरेस, मतलब दोनों हाथों में लड्डू। लेकिन जो को यही लड्डू ज्यादा खाने की लत लग गई, और हम सब जानते हैं कि ज्यादा लड्डू खाने से डायबिटीज होने का खतरा बढ़ जाता है, और यही डायबिटीज बनकर जो की जिंदगी में साल 1937 में हेजल ब्राउन नाम की 22 साल की जवान, कॉन्फिडेंट और सुंदर लड़की आई। जब जो हेजल के साथ भी इश्क के पेच लड़ाने लगा था, उसको लगा था कि सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा और वो उन लड़कियों का सुख यूं ही बटोरता रहेगा। लेकिन हालातों को कुछ और ही मंजूर था। कुछ ही वक्त के बाद में मिनी और डोलोरेस को
जो और हेजल के अफेयर के बारे में पता चल गया। फिर क्या था, बस वही झगड़े शुरू हो गए मिनी, जो और डोलोरेस के बीच में। मगर इन झगड़ों में एक खास बात ये थी कि मिनी हेजल और डोलोरेस से ज्यादा जो पर हावी हुआ करती थी। सच में मिनी ने जो की नाक में दम कर दिया था, और करे भी क्यों ना, जो ने काम ही ऐसा किया था। लेकिन कुछ ही दिनों के अंदर ही मिनी अचानक गायब हो गई। मानो ऐसा लग रहा था जैसे कि मिनी को जमीन निकल गई हो। जब लोगों को कुछ शक हुआ तो लोगों ने जो से पूछा कि आखिर मिनी गई कहाँ है। तो जो ने कहा कि मिनी ने शहर छोड़ दिया है, क्योंकि उसका अफेयर एक ब्लैक आदमी से चल रहा था और वो उस आदमी से प्रेग्नेंट हो गई थी। इसलिए शर्म के मारे उसने शहर से भागना ही बेहतर समझा। तो लोगों ने उसकी इस बात पर आराम से यकीन कर लिया, क्योंकि उस वक्त अमेरिका में रेसिज्म अपने चरम पर था। गोरे और काले लोगों के बीच में काफी नफरत थी उस जमाने में। मिनी की डिसअपीयरेंस के कुछ ही वक्त के बाद जो ने डोलोरेस से शादी कर ली, और जो ने डोलोरेस को एक बहुत ही भयानक बात बताई। उसने डोलोरेस को बताया कि मिनी शहर छोड़कर कहीं भागी नहीं है, बल्कि वो एक दिन मिनी को लोकल बीच पर ले गया था, और इसने वहीं पर मिनी के सर में गोली मारकर उसको मार दिया और उसी बीच के किनारे पर उसको दफना दिया। डोलोरेस को यह बात बहुत अजीब लगी, लेकिन उसने सोचा कि जो शायद उससे मजाक कर रहा है, वो ऐसा किसी के साथ नहीं कर सकता। इसके बाद उन दोनों के बीच मिनी को लेकर फिर कोई बात नहीं हुई। साल 1938 में जनवरी के महीने में डोलोरेस का एक बहुत खतरनाक कार एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें उसको अपना बायां हाथ गंवाना पड़ा था। जैसे ही ये बात लोगों को पता चली तो लोगों ने अफवाह फैला दी कि डोलोरेस का हाथ जो कि एक मगरमच्छ ने खा लिया है। बाद में डोलोरेस ने सबको साफ किया कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि कार एक्सीडेंट में उसकी वो बाह कटी थी। लेकिन उसी साल के अप्रैल के महीने में मिनी की तरह डोलोरेस भी एक दिन अचानक गायब हो गई, और कुछ ही दिनों के अंदर हेजल भी बड़ी रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। मतलब कि अब तक 3-3 लड़के गायब हो चुकी थी, लेकिन अभी तक जो से कोई भी इस टॉपिक पर लेकर कोई सवाल नहीं पूछ रहा था। ऐसा लगता है मानो उससे सब डर रहे थे। लेकिन इस तरफ जो की जिंदगी पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वो मजे से अपनी जिंदगी काट रहा था। असल में जो को इंसानों से ज्यादा अपने मगरमच्छों से प्यार था। वो अपने उन खूंखार मगरमच्छों का ख्याल अपनी औलादों की तरह रखता था। वो उनसे इस कदर प्यार करता था कि वो उनको जरा सी भी तकलीफ में नहीं देख सकता था। एक दिन जो के पड़ोसी को बहुत तेज मांस सड़ने की बदबू आई, तो उस पड़ोसी ने जो से कहा कि भाई तुम्हारे बैकयार्ड से बहुत तेज मांस सड़ने की बदबू आ रही है। तो जो ने अपनी पिस्टल उठाई और अपने पड़ोसी के घर जाकर उसके मुंह पर पिस्टल तान दी और बोला कि जो मांस सड़ रहा है वो जानवरों का मांस है, मैंने मगरमच्छों को खिलाने के लिए रखा है। उसने कहा कि तुम अपने काम से काम रखो, अगर तुमने फिर से कंप्लेन की तो मैं तुम्हें काट कर तुम्हारा गोश्त अपने मगरमच्छों को खिला दूंगा। उसका पड़ोसी इस बात से इतना ज्यादा घबरा गया था कि वो कुछ ही दिनों के अंदर दूसरे शहर में शिफ्ट हो गया। इतना कुछ होने के बावजूद भी जो की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो रोजाना की तरह सलून में अपनी महफिल जमाता, रोजाना अपने मगरमच्छों को जिंदा जानवर खिलाता, और रोजाना अपनी किसी जवान वेट्रेस से इश्क के पेच लड़ाता। और इसी तरह वक्त वक्त पर उसकी वेट्रेसेस गायब होती रहती। लेकिन साल 1938 के मध्य में मिनी के घर वालों ने उसके बारे में पता करना शुरू किया। आपको बताता चलूं कि मिनी वही लड़की है जो सबसे पहले जो के सलून से गायब हुई थी। मिनी के परिवार वालों ने जो से पूछा कि हमारी बेटी कहाँ है, तो जो ने पहले वाली कहानी सुनाकर उनको बहलाने की कोशिश की। लेकिन उसके घर वालों को जो पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था, इसलिए उन्होंने बैक्सर काउंटी के शेरिफ के ऑफिस में एक कंप्लेन दर्ज करवाई। पुलिस ने भी मिनी की गुमशुदगी की जांच शुरू की। पुलिस ने जो से पूछताछ करी, क्योंकि आखिरी बार अगर किसी ने उसको देखा था तो वो जो था, इसलिए पुलिस को भी उस पर ही सबसे ज्यादा शक था। लेकिन कोई सबूत न होने की वजह से पुलिस ने जो को क्लीन चिट दे दी, और वो इस बार बच गया। कुछ ही महीनों के बाद एक और परिवार पुलिस के पास आता है और कहता है कि साहब, हमारी 23 साल की बेटी जिसका नाम जूलिया टर्नर है बहुत दिनों से गायब है। पुलिस वालों ने जब उनसे पूछा कि आखिरी बार वो कहाँ थी, तो उन्होंने बताया कि वो जो वॉल के सलून सोशेबल इन पर काम करती थी। पुलिस वालों को फिर जो पर शक हुआ। वो पुलिस वाले जो के पास फिर क्वेश्चनिंग के लिए गए, और उसने कहा कि जूलिया अपनी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स में फंसी हुई थी और इसलिए वो शहर छोड़कर चली गई है। अब पुलिस के पास कोई और सबूत तो था नहीं, इसलिए पुलिस वालों ने फिर से उसको छोड़ दिया। लेकिन पुलिस वालों ने इस बार सोचा कि जूलिया टर्नर जहाँ रहती थी वहां पर जाकर एक बार चेक करना चाहिए। जब पुलिस जूलिया टर्नर के किराए के घर पर पहुंची तब वहां पर उन्होंने देखा कि जूलिया का सारा सामान ऐसे ही पड़ा है, और वो अपने साथ कुछ भी लेकर नहीं गई है। मतलब वो अपने साथ एक भी कपड़ा लेकर नहीं गई थी। इसलिए पुलिस का शक अब सीधे जो पर ही आने लगा। पुलिस को लगा कि खो ना हो जो ने ही जूलिया के साथ कुछ किया है। पुलिस फिर से जो के पास गई और पुलिस ने उससे फिर से पूछताछ की, तो जो ने इस बार पुलिस को दूसरी कहानी सुनाई। उसने कहा कि जनाब, मैं आपको एक बात बताना भूल गया था कि जूलिया ने मुझसे $500 लिए थे, और उसने बताया था कि वो अपने रूममेट से बहुत ज्यादा परेशान है, इसलिए वो कहीं और रहने जा रही है। पुलिस ने इस बार भी उसका यकीन कर लिया और पुलिस वहां से चली गई। आने वाले कुछ दिनों में जो के सलून से 2 और लड़कियां गायब हो गईं। पुलिस ने फिर से जो को पकड़ा और उससे पूछताछ की। वो फिर से वही रटी रटाई कहानी सुनाने लगा कि वो लड़कियां शहर छोड़कर कहीं चली गई हैं और उसको पता नहीं कि वो लड़कियां कहाँ गई हैं। अब पुलिस वालों को भी लगने लगा कि इसके यहाँ की सारी लड़कियां दूसरे शहरों में जाकर शिफ्ट हो जाती हैं, और वो भी अपने परिवारों को बिना बताए। पुलिस ने जो पर अपना शिकंजा कसना शुरू किया और पुलिस घंटों तक
उससे पूछताछ कर दी गई, लेकिन वो हर बार यही कहता रहा कि वो इनोसेंट है, उसने कुछ नहीं किया है, उसको कुछ नहीं पता कि वो लड़कियां कहाँ हैं, और वो इसी तरह पुलिस से बचता रहा। और उसके हर बार बचने के साथ ही लड़कियों की मिसिंग लिस्ट में एक और नाम बढ़ता चला गया। मगर कहते हैं ना कि पाप का घड़ा एक ना एक दिन जरूर फूटता है। अब हमारे जो के पापों का घड़ा भी फूटने वाला था। दिन था 23 सितंबर 1938 का। इस दिन जो बॉल की किस्मत उसका साथ छोड़ने वाली थी और हमारा जो इतिहास के पन्नों में अमर होने वाला था। एक मैक्सिकन अमेरिकन आदमी पुलिस के पास आया और उसने बताया कि वो जो का पड़ोसी है और उसने जो को एक लड़की की लाश को काटते हुए देखा है, और उसने लड़की की लाश को काटकर एक बैरल में पैक कर दिया है और उस बैरल को उसने अपनी बहन के बांध के पीछे छुपा दिया है। पुलिस ने भी सोचा कि कई महीनों बाद कोई पुख्ता गवाह उनके हाथ आया है, इसलिए पुलिस तुरंत जो की बहन के बांध पर गई, लेकिन उनको वहां पर कोई बैरल नहीं मिला। जो की बहन ने कहा कि जो का पड़ोसी पुलिस से झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो डिटेक्टिव ग्रे और क्लेवर हैगन ने सोचा कि एक बार जो से भी इस बारे में बात कर ली जाए। तो दोनों डिटेक्टिव जो के पास गए और उन्होंने जो से कहा कि वो उसको कोचिंग के लिए सेंट एंटोनियो लेकर जा रहे हैं। तो उनकी इस बात पर जो ने कहा कि ठीक है, वो उनके साथ चलने के लिए तैयार है, लेकिन उससे पहले वो अपना सलून बंद कर दे। तो डिटेक्टिव्स ने कहा कि ठीक है, वो अपना सलून बंद कर ले, लेकिन थोड़ा जल्दी करे। जो अंदर गया और उसने अपने काउंटर पर नो सेल के नाम का एक बटन दबाया और एकदम से उसके काउंटर का ड्रॉर खुला। उस ड्रॉर में एक .45 कैलिबर की पिस्टल थी। उसने वो पिस्टल बाहर निकाली और अपने दिल की तरफ पिस्टल की नाल रखकर उसने पिस्टल का ट्रिगर दबा दिया। उस पिस्टल से जो गोली निकली थी वो गोली सीधे जो के दिल को चीरते हुए निकल गई और मौके पर ही जो की मौत हो गई। उसकी इसी मौत के साथ लड़कियों का मौतों का सिलसिला तो रुक गया था, लेकिन अब सवाल था कि उसके द्वारा किए गए कत्लों का पता लगाना। इसलिए पुलिस ने जो के हेल्पर क्लिफ्टन व्हीलर को उठा लिया। पहले तो व्हीलर पुलिस को कुछ नहीं बता रहा था, लेकिन पुलिस की कड़ी पूछताछ के बाद उसने सब कुछ उगलना शुरू कर दिया। व्हीलर ने पुलिस को बताया कि जो की गर्लफ्रेंड हेजल ब्राउन को किसी दूसरे आदमी से प्यार हो गया था, इसलिए वो उस आदमी के साथ जिंदगी में आगे बढ़ जाना चाहती थी। लेकिन जो ने मिनी और दूसरी लड़कियों के मर्डर्स के बारे में हेजल को सब कुछ बता दिया था, इसलिए उसको डर था कि कहीं वो किसी को इस बारे में कुछ ना बता दे, इसलिए उसने हेजल को मार दिया। जब पुलिस ने व्हीलर से सबूतों के बारे में पूछा तो व्हीलर ने पुलिस वालों को शहर से 3 मील दूर एक सुनसान जगह पर ले गया। वहां पर उसने एक गड्ढा खोदना शुरू किया। कुछ देर बाद उस जगह से खून बाहर निकलने लगा और बहुत तेज मांस सड़ने की बदबू आने लगी। फिर व्हीलर ने 2 हाथ बाहर निकाले, फिर 2 पैर और आखिर में उसने एक धड़ बाहर निकाला। जब पुलिस ने पूछा कि इसका सर कहाँ है, तो उसने पास ही में जली कैंप फायर की तरफ इशारा किया। जब पुलिस ने वहां पर जाकर सर्च किया तो पुलिस को हेजल ब्राउन के सर के कुछ टुकड़े मिले और उसके जबड़े का टुकड़ा मिला और साथ में उसके कुछ दांत भी मिले, जिससे साबित हुआ कि हेजल ब्राउन की ही बॉडी है। बाद में पुलिस ने व्हीलर से मिनी के बारे में पूछा तो उसने बताया कि मिनी प्रेग्नेंट थी और जो वो बच्चा नहीं चाहता था, इसलिए वो एक दिन मिनी को एक सुनसान बीच पर ले गया और वहां पर ले जाकर इसने खूब शराब पी और जैसे ही मिनी का ध्यान थोड़ा इधर उधर हुआ तो उसने मिनी के सर में गोली मार दी और फिर व्हीलर ने और जो ने उसको वहां दफना दिया। 14 अक्टूबर 1938 के दिन पुलिस ने व्हीलर की बताई हुई जगह पर खुदाई की तो वहां पर मिनी की पार्शियली डिकम्पोज बॉडी उन्हें मिली। जब पुलिस ने व्हीलर से पूछा कि भाई तू उसका इन कत्लों में साथ क्यों देता था, तो उसने बताया कि उसने किसी भी लड़की को नहीं मारा है, बल्कि उसने सिर्फ लाशों को ठिकाने लगाने में उसकी मदद की थी, क्योंकि जो ने कहा था कि अगर व्हीलर उसका साथ नहीं देगा तो वो इन्हीं लड़कियों की तरह व्हीलर को भी मार देगा। पुलिस को कुछ दिनों बाद ही डोलोरेस के जिंदा होने की खबर मिली। डोलोरेस कैलिफोर्निया में रह रही थी और वो बिल्कुल सही सलामत थी और जिंदा भी थी, जिसने पुलिस को बताया कि वो अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने के लिए सैन डिएगो चली गई थी। डोलोरेस ने पुलिस से कहा कि जो गुस्से वाला जरूर था, लेकिन वो इतना क्रूर नहीं था कि वो किसी की लाशों को काटकर अपने मगरमच्छों को खिला दे। बाद में पुलिस की जांच में सामने आया कि जो के बैकयार्ड में जो मांस पड़ा था वो मांस असल में जानवरों का था, ना कि इंसानों का। उसने ये मांस अपने मगरमच्छों को खिलाने के लिए रखा था। 1939 में व्हीलर को 2 सालों की सजा हुई क्योंकि उसने जो के साथ दिया था लाशों को ठिकाने लगाने में। अपनी सजा पूरी करने के बाद व्हीलर ने अपने एक बार खोला, लेकिन वो समाज में लोगों के बीच इतना ज्यादा बदनाम हो गया था कि उसको शहर छोड़कर जाना पड़ा और फिर इसके बाद से उसके बारे में किसी ने कुछ भी नहीं सुना। सरकार ने जो के मगरमच्छों को एंटोनियो जू को दे दिया और वो मगरमच्छ उस जू के लिए एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बन गए। जो ने कितनी लड़कियों को मारा ये बात कभी पता नहीं चल पाई और उसने किसी लड़की का मांस अपने मगरमच्छों को खिलाया या नहीं ये बात भी कभी पुख्ता तरीके से साबित नहीं हो पाई। लेकिन उसके पड़ोसियों को मानना था कि उन्होंने जो को इंसानी मांस अपने मगरमच्छों को खिलाते हुए देखा था। लेकिन मुझे लगता है कि ये बातें कभी भी पता नहीं चल पाएंगी, बस जो के द्वारा किए गए गुनाहों को किस्से और कहानियों के रूप में याद किया जाएगा। इसी के साथ आज का ये केस यहीं पर खत्म होता है। अब आपसे मुलाकात होती है किसी नए केस के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी विजिलेंट।